क्या आपको भी हमेशा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहता है कि निवास स्थान का निर्धारण कैसे होता है या फिर ये किस लिए ज़रूरी है? आखिर टैक्स में करदाता के लिए निवास स्थान जानना क्यों ज़रूरी होता है? तो इसको हम इजी मेथड से समझते हैं। निवास स्थान आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक करदाता पर कर का भार उसके निवास स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि जो आयकर अधिनियम की धारा 6 है वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो उसकी निवास स्थिति होगी उसके आधार पर ही उसके ऊपर कर का भार डाला जाएगा। तो उदाहरण के लिए भारत के बाहर किसी व्यक्ति की आय भारत में कर योग्य है या नहीं, ये भारत में उस व्यक्ति की आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर रह रहा है, उसकी आय भारत में कर योग्य होगी या नहीं, ये इससे डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति की आवासीय स्थिति भारत में है या नहीं, मतलब वो भारत का रेजिडेंट है या नहीं। इसी प्रकार भारत में एक विदेशी नागरिक के द्वारा अर्जित आय भारत में कर योग्य है या नहीं, ये उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करेगा। इसी तरीके से अगर कोई विदेशी नागरिक है और वो भारत में रह रहा है तो उसकी आय भारत में कर योग्य होगी या नहीं, ये भी आवासीय स्थिति पर निर्भर करेगा। तो चाहे केस कैसा भी हो कि कोई व्यक्ति है वो भारत से बाहर रह रहा है, वो भारत का व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति है जो विदेशी है लेकिन भारत में रह रहा है, तो सभी केसेस के लिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी आय कर योग्य होगी या नहीं, तो उसके लिए हमें उसका निवास स्थान की जो शर्तें हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि निवास स्थान और कर दायित्व क्या है। पहले हमने ये जाना कि धारा 6 क्या कहती है, निवास स्थिति जानना आखिर क्यों ज़रूरी है। तो निवास स्थान और कर दायित्व जो है, इससे हमें पता चलता है कि निवास स्थान के आधार पर हम दो तरीके के लोगों को कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला निवासी और दूसरा अनिवासी। अब जो निवासी हैं उनकी भी दो कैटेगरी होती हैं निवासी की। पहली साधारण निवासी और दूसरी असाधारण निवासी। मतलब निवास स्थान के आधार पर हम अगर कैटेगरी बनाएं तो एक हमारे होंगे निवासी और दूसरे होंगे अनिवासी। और निवासी के अंदर दो सब कैटेगरी होंगी, एक साधारण निवासी की और एक असाधारण निवासी की। उसके बाद अगर हम ये निवास स्थान जान लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति निवासी है या अनिवासी, और अगर वो निवासी है तो वो साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। ये जानने के बाद ही उस पर कर लगाया जाएगा। अब विभिन्न कर योग्य इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, आखिर कर कौन कौन अदा करता है, या फिर किस किस को कर किस पर देय होगा। एक व्यक्ति पर, हिंदू अविभाजित परिवार जिसे HUF के नाम से भी जानते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ, कंपनी, और लास्ट है हमारा प्रत्येक अन्य व्यक्ति। ये सभी कर योग्य इकाइयों में शामिल की जाती हैं। मतलब जो हमने निवासी और अनिवासी वाली कंडीशन पढ़ी है वो इन पांचों के ऊपर हम चेक करेंगे कि ये पांचों उन तीनों में से किस में लाई कर रहे हैं। वो निवासी हैं, अगर निवासी हैं तो साधारण हैं या असाधारण हैं या अनिवासी हैं। तो अगर ये जो कर योग्य इकाइयाँ हैं इनका निवास स्थान जिस आधार पर होगा उसी के हिसाब से उन पर कर का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ साथ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि हर गत वर्ष के लिए निवास स्थिति देखनी होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर पिछले गत वर्ष में यदि वो यहाँ का निवासी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पिछले 10 वर्षों में या आने वाले 10 वर्षों में भी यहाँ का निवासी हो। तो निवास स्थिति का निर्धारण अनिवार्य रूप से प्रत्येक गत वर्ष के संदर्भ में किया जाना चाहिए। मतलब जो हमारा असेसमेंट ईयर है जिसके लिए हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम निवास स्थिति का पता लगाते हैं। अब सबसे पहले हमने 5 इकाइयाँ देखी थी जो कर योग्य इकाइयाँ थी, उनमें सबसे पहले था एक व्यक्ति। तो अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति कैसे पता चलती है और किस तरह एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति के आधार पर उसके ऊपर कर लगाया जाता है। तो इसे इजी तरीके से समझते हैं। एक व्यक्ति का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम की धाराएं 6 का क्लोज 1 तथा 6 का क्लोज 6 महत्वपूर्ण है। अब धारा 6 का क्लोज 1 क्या बताता है और 6 का क्लोज 6 क्या बताता है। धारा 6 का क्लोज 1 इसमें दो शर्तें हैं जिनमें से कम एक शर्त पूरी करना आवश्यक है। मतलब जो धारा 6 का क्लोज 1 है उसमें दो शर्तें दी गई हैं। अगर उन दो शर्तों में से कोई व्यक्ति एक शर्त भी कम से कम पूरी कर देता है तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। धारा 6 के क्लोज 6 में भी दो शर्तें दी गई हैं और दोनों का पूरा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति को धारा 6 का क्लोज 6 की दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। धारा 6 का क्लोज 1 की शर्तों को आधार शर्तें तथा धारा 6 का क्लोज 6 की शर्तों को अतिरिक्त शर्तें कहा जा सकता है।
तो अगर एक व्यक्ति साधारण निवासी बनना चाहता है तो उसे ये कंडीशन पूरी करनी होगी। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे एग्जाम में लिखेंगे तो हम इसे हेडिंग डाल के इस तरीके से लिख सकते हैं, एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति। उसमें पहले हम बताएंगे कि धारा 6 का क्लोज 1 हमें क्या बताता है और धारा 6 का क्लोज 6 हमें क्या बताता है। उसके बाद हम बताएंगे कि जो धारा 6 का क्लोज 1 है उसमें आधार शर्तों की बात की गई है और धारा 6 के क्लोज 6 में अतिरिक्त शर्तों की बात की गई है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि निवासी को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, साधारण, असाधारण और अनिवासी। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को साधारण निवासी बनना है तो उसके लिए आधार शर्तें क्या होंगी और साथ ही साथ उसके लिए जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो क्या होंगी। तो गत वर्ष में भारत का साधारण निवासी बनने के लिए धारा 6 का क्लोज 1 की कोई एक शर्त पूरी करे। अब इसमें 2 शर्तें कौन सी हैं जिनमें से कम उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। प्रथम शर्त जो है वह ये है कि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक के लिए भारत में रहा हो। अगर वो 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा है तो ये प्रथम शर्त है। इन दोनों शर्तों में से याद रहे, अगर कोई एक शर्त भी पूरी कर देता है और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी कर देता है तो वो साधारण निवासी बन जाएगा। अब या तो वो ऊपर वाली शर्त पूरी करे या फिर अथवा द्वितीय शर्त क्या है, वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। मतलब जो उसका असेसमेंट ईयर है, जिस साल के लिए वो टैक्स अदा कर रहा है, पे कर रहा है, टैक्स का भुगतान हो रहा है, तो उस टैक्स को अदा करने वाला जो उसका साल है गत वर्ष, उससे पहले के 4 साल देखे जाएंगे। उससे पहले के 4 वर्षों में अगर कुल मिलाकर वो 365 दिन भारत में रहा है और जिस वर्ष के लिए वो टैक्स पे कर रहा है उस गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, ये द्वितीय शर्त है। तो अगर ये भी शर्त वो पूरी कर देता है और अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी कर देता है तब भी वो भारत का साधारण निवासी कहलाएगा। अब ये जो शर्तें हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो साधारण निवासी की जो आधार शर्तें हैं उसमें कुछ विशेष दशाओं में, जैसे हमने ये पढ़ा कि प्रथम शर्त है या द्वितीय शर्त है, इनमें से कोई एक शर्त पूरी करे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ विशेष दशाओं में 182 दिन अथवा 150 दिन देखे जाते हैं। मतलब उसके अंदर 150 दिन भी देखे जा सकते हैं 182 दिन के साथ साथ। इन दोनों में से कोई एक देखा जाएगा, या 182 दिन या 150 दिन, तो वो हम आगे जानेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि जो प्रथम शर्त है और दूसरी शर्त है, जो आधार शर्तें हैं, उन दोनों की कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं या फिर अपवाद हैं, जिसमें प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त में हमें क्या देखना होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि अगर भारतीय नागरिक की दशा में यदि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति विदेश में सेवा करने के लिए किसी भारतीय जहाज के कर्मी दल के सदस्य के रूप में गत वर्ष में भारत से बाहर गया है, तो द्वितीय आधार शर्त को पूरा करने के लिए उसे गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा। मतलब जो हमने ये दोनों आधार शर्तें पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि या तो कोई 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल कर दे या फिर वो पिछले गत वर्ष से जो पूर्व के 4 वर्ष हैं उसमें 365 दिन वाली फुलफिल कर दे कंडीशन, और साथ ही गत वर्ष में 60 दिन वाली कंडीशन पूरी करे। लेकिन इसमें जो बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में सेवा करने के लिए किसी भारतीय जहाज के कर्मी दल के सदस्य के रूप में जाता है, तो उसमें उसे आधार वर्ष में जो उसकी अगर सेकंड कंडीशन है वो उसे पूरी करेगा, तो सेकंड कंडीशन में उसके गत वर्ष में 60 दिन नहीं होने चाहिए, बल्कि 60 दिन के ना होकर उसके 182 दिन भारत में रहना होना चाहिए उसका। दूसरी कंडीशन है इसमें एक्सेप्शन जो बताई गई है, भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में यदि वह व्यक्ति विदेश में है और गत वर्ष में भारत आता है, तो द्वितीय आधार शर्त को पूरा करने के लिए उसे गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा। तो ये भारतीय नागरिक की दशा में है, और भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में उसे इन दोनों में 60 दिन के स्थान पर जो दूसरी वाली शर्त है उसे पूरा करने के लिए 182 दिन भारत में रहना होगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त शर्तें हैं, पहले हमने देखा कि 2 हमने आधार शर्तें देखी, उस आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करे और उसके बाद अतिरिक्त शर्तें दोनों हैं, ये दोनों उसे पूरी करनी होंगी। तो आखिर कौन सी दोनों अतिरिक्त शर्तें हैं जिसको पूरी करने के बाद वो बन सकता है साधारण निवासी, कोई भी व्यक्ति। तो अतिरिक्त शर्तों में एक व्यक्ति की साधारण निवासी बनने के लिए धारा 6 का क्लोज 1 की शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करने के साथ ही साथ धारा 6 का क्लोज 6A के दोनों शर्तों में से 6 का क्लोज 6 है उसका ए जो सेक्शन है, सब सेक्शन, उसकी दोनों शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक है। तो हमने बेसिक कंडीशंस, बेसिक जो आधार शर्तें थी वो हमने जान ली। उसके बाद हमारी अतिरिक्त शर्तें हैं। अतिरिक्त शर्तें हमें कौन सी पूरी करनी होती हैं? जो हमारी बेसिक कंडीशन हमने जानी है, आधार शर्तें, वो हमारी धारा 6 के क्लोज 1 में दे रखी हैं, और जो हमारी अतिरिक्त शर्तें हैं वो धारा 6 के क्लोज 6 के सब सेक्शन ए में दे रखी है।
तो पहली हमारी अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। मतलब असेसमेंट ईयर जो है, जिस साल वो टैक्स पेयर है, जिस साल का उसे असेस किया जा रहा है, उससे पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम वो भारत का निवासी रहा हो। पूर्व 10 वर्षों में से 2 वर्षों में कम से कम वो भारत का निवासी रहा हो। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में देखा जाएगा। तो ये पहली हमारी अतिरिक्त शर्त है। दूसरी अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। दूसरी अतिरिक्त शर्त जो है वो ये है कि वो गत वर्ष से जो पूर्व के 7 साल हैं उनमें कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। तो हमने जाना कि साधारण निवासी बनने के लिए उसे जो हमारी बेसिक या आधार शर्तें हैं उनमें से कोई एक शर्त भी पूरी कर देता है या दोनों शर्तें पूरी कर देता है, और अतिरिक्त ये दोनों शर्तें अगर वो पूरी कर देता है तो वो भारत का साधारण निवासी कहलाएगा। लेकिन हमने इसमें 2 अपवाद भी देखे हैं, भारतीय नागरिक की दशा में या फिर भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में। क्या क्या अपवाद हैं? फिर सामान्य निवासी से संबंधित हम कुछ प्रमुख केस लॉ जान लेते हैं। पहला केस लॉ है हमारा किन लोग बनाम IRC। ये प्रथम वाद है जो हम जान रहे हैं। इसमें क्या बताया गया कि 182 दिन या 60 दिन रहने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वे किसी एक ही स्थान पर रहे। मतलब अगर हम किसी भी निवासी का 182 दिन और 60 दिन चेक कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो अगर यूपी में है तो 60 दिन 182 दिन यूपी में ही रहे, या हरियाणा में है तो उसमें रहे। वो भारत के किसी भी हिस्से में 182 दिन या 60 दिन उसका निवास हो सकता है। दूसरा केस लो है बरियार्ड ब्राउन बनाम बर्ट का। ये दूसरा वाद है। इसमें बताया गया कि यदि कोई भारतीय सीमाओं में चलने वाले जहाज पर रहता था तो वह भारत में रहता हुआ माना जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत की सीमाओं में जो जहाज चलता है, भारत की जमीन से बाहर जो भारत की जितनी सीमा है, जो समुद्री इलाका है, अगर उसमें भी कोई रहता है तो वो व्यक्ति भी भारत में रहता हुआ ही माना जाएगा। तो हमारा तीसरा वाद है वॉल्की बनाम IRC। इसमें बताया गया है कि एक दिन की उपस्थिति का तात्पर्य 24 घंटों से है। अतः यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन भारत में ना रहा हो बल्कि दिन के कुछ भाग के लिए रहा हो तो उसकी उपस्थिति घंटों के आधार पर निर्धारित होगी। यदि वह किसी दिन 12 घंटे भारत में रहा है तो उस दिन उसकी उपस्थिति आधा दिन की मानी जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति पूरा दिन उसका तब काउंट होगा जब वो पूरे 24 घंटे भारत में रहा है। अगर वो सिर्फ 12 घंटे भारत में रहा है तो उसका सिर्फ आधा दिन की उपस्थिति मानी जाएगी। तो घंटे तो देखे जाएंगे, लेकिन चाहे वो भारत में किसी भी स्थान पर रहा हो, भारत की समुद्री सीमाओं में रहा हो या भारत के भूभाग पर रहा हो, वो भी देखा जाएगा साथ में। लेकिन उसके साथ घंटे भी देखे जाएंगे कि यदि वो 12 ही घंटे रहा है पूरे 24 घंटे में से तो वो उसका आधा दिन काउंट होगा निवासी का, जब हम स्टेटस उसका निकालेंगे। अब हम असाधारण निवासी को जानेंगे। जो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी कि अगर निवासी होगा तो वो 2 तरीके का होगा, या तो साधारण निवासी या असाधारण निवासी, और एक अनिवासी। तो हमने साधारण निवासी को जान लिया, अब हम असाधारण निवासी को जानेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है कि कोई व्यक्ति असाधारण निवासी होगा? निवासी तो है लेकिन असाधारण है। जब एक व्यक्ति धारा 6 का क्लोज 1 की दोनों आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है, लेकिन जो धारा 6 का क्लोज 6 का सबसेक्शन ए है उसकी अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता, या धारा 6 का क्लोज 6 के सबसेक्शन ए की अतिरिक्त दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त को ही पूरी करता है, तो वह भारत में असाधारण निवासी कहलाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति आधार शर्तों में से तो कोई एक शर्त पूरी कर देता है, लेकिन जो अतिरिक्त शर्तें हैं उन दोनों में से सिर्फ एक ही शर्त पूरी कर पाता है, तो ऐसी अवस्था में वो असाधारण निवासी कहलाएगा, क्योंकि उसने जो बेसिक कंडीशन थी उसमें से तो एक कंडीशन फुलफिल कर दी, लेकिन जो अतिरिक्त दोनों शर्तें थी अगर वो दोनों शर्तें पूरी कर देता तो फिर तो वो साधारण निवासी बन जाता। लेकिन दोनों में से वो एक शर्त पूरी कर पाता है, इसीलिए वो असाधारण निवासी कहलाएगा। या फिर अतिरिक्त शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करता, तब भी वो असाधारण निवासी कहलाएगा। फिर हमारा है अनिवासी। साधारण निवासी को हमने जान लिया, असाधारण निवासी को जान लिया। अब उसके बाद हमने व्यक्ति में तीसरा देखा था कि तीसरा होगा अनिवासी। तो अनिवासी जो नॉन रेजिडेंट होता है, जब एक व्यक्ति धारा 6 का क्लोज 1 की आधार शर्तों में से एक शर्त को कोई एक शर्त को भी पूरा नहीं करता, मतलब जब वो आधार शर्तों पे ही पूरा नहीं उतरा तो उसका आगे का स्टेटस हम क्या ही देखेंगे। तो इसीलिए अगर कोई आधार शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं कर पाता तो ऐसे व्यक्ति को हम अनिवासी या नॉन रेजिडेंट कहेंगे। तो अब निवास स्थान जानते हैं एक दृष्टि में, एक फाइनल इसको हम रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है ताकि माइंड में सेट हो जाए। निवास स्थिति 3 तरीके की हो सकती है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी। अगर साधारण निवासी है तो आधार शर्तों में जो हमारी साधारण निवास की आधार शर्त हैं वो हमारी धारा 6 के क्लोज 1 में दे रखी हैं। आधार शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दे, और अतिरिक्त शर्तें जो 6 का क्लोज धारा 6 का क्लोज 6 है उसके सबसेक्शन 1 में दे रखी हैं, उन अतिरिक्त शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी कर दे, तो ऐसा व्यक्ति भारत का साधारण निवासी होगा। मतलब जो आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है और अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का साधारण निवासी होगा। दूसरा हमारा है कि असाधारण निवासी आधार शर्तों में से कम एक शर्त पूरी कर देता है और अतिरिक्त शर्तों में से एक भी नहीं पूरी करता, तो एक कर दे या एक भी ना करे,
इसमें ये है कि एक भी कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना करे, लेकिन आधार शर्तों में से कम एक शर्त पूरी कर दे, तो ऐसा व्यक्ति भारत का असाधारण निवासी होगा। लेकिन जो अनिवासी होगा वो आधार शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करेगा, तो वह व्यक्ति भारत का अनिवासी होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसमें निवास स्थिति का निर्धारण जो हम कर रहे हैं वो प्रत्येक गत वर्ष के संदर्भ में किया जाता है। इसमें हम जो है गत वर्ष देख रहे हैं, असेसमेंट ईयर। निवास स्थिति कर दायित्व को निर्धारित करती है, इसलिए हमने निवास स्थिति को जाना, और करदाता पर कर का भार उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करता है, इसीलिए भी हमने ये निवास स्थिति को जाना। तो ये टॉपिक मोस्टली स्टूडेंट्स को टफ लगता है। अगर आपको इस वीडियो से टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें।